2.2 एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसी। सो ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि क्या होगा जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज कर दे। मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपने अचानक से इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज कर देती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करने का क्या मतलब है कि टैक्सेस में या तो कोई चेंज आएगा या चेंज आएगा इंटरेस्ट रेट में। इन दोनों में ही चेंज आता है मोस्टली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होगा व्हेन दीज आइदर ऑफ देम आर चेंज्ड। इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है कि लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू पीपल थिंक कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है लोगों के, हेंस द टॉपिक एक्सपेक्टेशन एंड पॉलिसी। तो गवर्नमेंट अपने एंड से इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज ला सकती है, टैक्स को चेंज करके, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? दैट इज डिसाइडेड बाय पब्लिक्स एक्सपेक्टेशन। लोगों को क्या लगता है कि ये पॉलिसी लाने से क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट टैक्स कट कर देती है। ठीक है, टैक्स कट करने से क्या होगा? टैक्स कट करने से यू आर एक्चुअली बूस्टिंग स्पेंडिंग, राइट? टैक्स कट हुआ है तो पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा है, तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली हाई होती है when there is a tax cut. So when your disposable income is high, actually क्या होगा that you are spending more. तुम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, ज्यादा स्पेंड करने से क्या होगा? It will lead to inflation, right? When there is money supply happening, मनी सप्लाई होने से क्या होता है? लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है, डिमांड इंक्रीजेस। डिमांड इंक्रीज होने से गुड्स का प्राइस ऊपर जाता है, विच विल इवेंचुअली लीड टू इन्फ्लेशन, राइट? बट दिस एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसी वाला टॉपिक व्हाट डज इट से कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। यू माइट नॉट स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द टैक्स कट। टैक्स कट से जो एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर गेटिंग यू माइट डिसाइड टू नॉट स्पेंड इट। ओके, नाउ विल slowly discover why you will decide actually to not spend it. अब होता क्या है, पॉलिसीज डोंट जस्ट चेंज ऐसे ही जैसे थिंग्स इन द प्रेजेंट। अभी अभी प्राइस चेंज हो गया, जॉब्स में कुछ चेंज आ गया, या इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आ गया। पॉलिसीज ये भी चेंज करती हैं कि व्हाट पीपल एक्चुअली एक्सपेक्ट। ठीक है, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसकी एक्सपेक्टेशंस लोगों की क्या है, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। सो एक्सपेक्टेशंस आर इम्पोर्टेंट, राइट? जैसे बादल इम्पोर्टेंट है भाई, वैसे एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी मान लो सेंट्रल बैंक है एंड इट डिसाइड्स टू लोअर द इंटरेस्ट। ठीक है, आरबीआई डिसाइड करती है कि हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, लो कर देंगे। ठीक है, लो करने से क्या होगा? आज लोगों को लगेगा कि भाई इंटरेस्ट तो लो हो गया है, ठीक है बोरो कर लेते हैं। बट क्योंकि जब लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है एंड दे नो कि इसका फ्यूचर कोई इम्पैक्ट हो सकता है उनके ऊपर, तो लो इंटरेस्ट होने के बावजूद इंस्टेड ऑफ बोरोइंग दे शुड बी बोरोइंग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो लो हो गया ना। बट इंस्टेड ऑफ बोरोइंग दे विल वेट। ठीक है, एंड दे विल वेट, और वेट करके क्या करेंगे? वेट करके दे विल मेक द पॉलिसी लेस इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि भाई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट क्यों लो कर रहा था? सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट ले कर रहा था ताकि आप बोरो करो, आपके हाथ में ज्यादा पैसे आए तो मनी सप्लाई वुड इवेंचुअली इंक्रीज, इन्फ्लेशन बढ़ता उससे। बट पीपल चूज टू वेट कि नहीं भाई वेट करेंगे हम, क्योंकि उनको पता है कि आज ये जो इंटरेस्ट आप लो कर रहे हो इसका कोई इम्पैक्ट उन पे होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, एंड लोगों की एक्सपेक्टेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट कि वो चीज को अनप्रेडिक्टेबल बना दें। भाई सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि अपने एक्सपेक्टेशन से लोगों ने चीजों को अनप्रेडिक्टेबल कर दिया। अब सरकार भी कंफ्यूज है और जनता की एक्सपेक्टेशन सरकार को समझ नहीं आ रही। ये काम नहीं है। दिस बिहेवियर ऑफ पीपल इज शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय द पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स को ये देखना होगा कि भाई तुम जो भी पॉलिसीज बना रहे हो वो किस पे डिपेंड करे? वो डिपेंड करे लोगों की एक्सपेक्टेशन पे कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन आखिर है क्या। ठीक है, नाउ इट्स लाइक प्लेइंग अ स्ट्रेटेजिक गेम इज व्हाट दिस बुक लाइक्स टू कॉल इट, कि पॉलिसी मेकर और पब्लिक के बीच में ना एक स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है जहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ है। सरकार कुछ पॉलिसी बना रही है बट उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से
सरकार को अपनी पॉलिसी में इन फ्यूचर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। एंड दिस बुक इस बुक में आगे जाके द ऑथर सेज कि इकोनॉमिस्ट्स को पहले लगता था कि द इकोनॉमी वर्क्स लाइक अ बिग कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, कि आप बस सही नॉब्स को घुमा दोगे, जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दिया या स्पेंडिंग में चेंज कर दिया, एंड चीजें स्मूथली मूव करेंगी। बट इट्स नॉट अ मशीन इज व्हाट दे इवेंचुअली रियलाइज्ड। ठीक है, हमें कुछ चीजों को कंसिडरेशन में लेना होगा। इट्स नॉट अ प्रेडिक्टेबल मशीन। अब क्या कंसिडरेशन में लेना होगा? ऑल्सो वन मोर थिंग, जब इकोनॉमी में लोग होते हैं, ठीक है, दे प्लान सबसे पहले। ठीक है, बिफोर डूइंग एनीथिंग दे गेस एंड दे ऑल्सो चेंज देयर बिहेवियर। ठीक है, ये तीनों चीज लोग करेंगे एंड पॉलिसी मेकर्स should keep these things in mind. People are going to plan, people are going to guess, and people are going to change their behavior in response to the policies that you're going to implement. एंड ये इस बेसिस पे होगा कि व्हाट दे बिलीव कि अगली बार क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, उसके बेसिस पे दे गोइंग टू प्लान, गेस एंड चेंज देयर बिहेवियर। ठीक है। ऑल्सो दिस बुक मेंशंस कि लोग या बिजनेस, बोथ ऑफ देम, ठीक है, वी आर कंसिडरिंग कि भाई लोग, पीपल एंड बिजनेस, ये दोनों इस बात पे सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ। इनको सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेस कि व्हाट द गवर्नमेंट माइट डू नेक्स्ट। ठीक है, ये राइम हो गया थोड़ा। एंड देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली। इसके बेसिस पे दे गोइंग टू एक्ट। ठीक है, कि अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट दे गोइंग टू डू नेक्स्ट, एंड देन द पीपल एंड द बिजनेसेस विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना इज लाइक प्लेइंग अ स्ट्रेटेजिक गेम, जैसे ये बुक कहती है। इट्स लाइक प्लेइंग अ स्ट्रेटेजिक गेम। और ये गेम किसके बीच में है? ये गेम है गवर्नमेंट के बीच में, एंड दिस गेम इज बिटवीन पीपल एंड बिजनेसेस। ठीक है, एंड दोनों ट्राई कर रहे हैं टू गेस कि भाई अगला क्या करने वाला है, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग दे आर ट्राइंग टू एक्ट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर यहाँ तक। उसके बाद दिस बुक गोज ऑन एंड सेज कि इसके लिए ही वी नीड गेम थ्योरी। ठीक है, यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है गेम थ्योरी का। व्हाट इज गेम थ्योरी? इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, व्हाट स्ट्रैटेजी? अभी हमने डिस्कस किया ना कि कोई मशीन बेस्ड कंट्रोल मेथड नहीं है। ठीक है, कि इसको समझ लो एंड उसके बेसिस पे डिसीजन बना लो। राइट। सो अब क्या होता है यहाँ से, इकोनॉमिक्स में पहले तो ये देखते हैं कि गेम का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स में गेम का मतलब कुछ एंटरटेनमेंट या फन के लिए नहीं है। इट्स अबाउट अ सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन क्या है? जहाँ पे हमारे पास अलग अलग लोग हैं, वी हैव डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग हैं। इन डिफरेंट पीपल को वी कैन कॉल एज प्लेयर्स। ये हमारे प्लेयर्स हैं हु आर गोइंग टू प्ले द गेम। ठीक है, दे विल मेक चॉइसेस। सबसे पहले आप प्लेयर्स आर गोइंग टू मेक चॉइसेस, एंड ये चॉइसेस किस बेसिस पे बनेंगी कि हाउ अदर्स विल रिएक्ट। ठीक है, दीज चॉइसेस आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई बाकी लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमारे दो मेन प्लेयर्स कौन है? लेट अस आल्सो डिस्कस दैट। दो मेन प्लेयर्स हैं हमारे। हमारा फर्स्ट प्लेयर कौन है? हमारा फर्स्ट प्लेयर है गवर्नमेंट भाई या सेंट्रल बैंक, क्योंकि यही डिसीजन मेकर है। दे आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज इवेंचुअली। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी। आई नो दैट यू ऑल नो दिस। ठीक है, एंड सेकंड प्लेयर कौन है? सेकंड प्लेयर है पब्लिक या बिजनेसेस। ठीक है, जिनको क्या करना है इसमें? दे आर हियर टू रिस्पॉन्ड टू द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक बनाएंगी। तो दो मेन प्लेयर्स भी क्लियर हो गए। राइट। अब देखो, ये दोनों का क्या काम है कि लोग डिसीजन बनाते हैं इस बेसिस पे कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। राइट, एंड गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है इस बेसिस पे कि लोग, पब्लिक या बिजनेस कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो ये दोनों ही बेसिकली एक दूसरे के फ्यूचर डिसीजंस को कंसिडर करने के बाद ही कोई सोल्यूशन पे पहुंचती है। तो यहाँ पे ना आई वांट टू राइट समथिंग एंड यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि वो क्या है। एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस will lead to actions। ठीक है, and action will lead to reaction। do you understand क्यों लिखा है ऐसे? मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अगर लोगों को एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन होने वाला है,
ठीक है, तो दे विल डिमांड हायर वेज कि भाई इन्फ्लेशन आने वाला है, हमें हायर वेज दो। कौन मांगेगा हायर वेज? वर्कर मांगेंगे, सिंपल बात है। वर्कर जो किसी भी फर्म में जा रहे हैं जॉब लेने के लिए, उनको पता है कि भाई इन्फ्लेशन तो आने वाला है, महंगाई आने वाली है, तो भाई वेजेस बढ़ाओ हमारी। ठीक है, उस हिसाब से हमारे वेजेस में भी इंक्रीज करो। ठीक है, वेज डिमांड कर दिया उन्होंने। अब सेंट्रल बैंक ये देखते हुए क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ? स्पेंडिंग पे फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बढ़ा है इंटरेस्ट रेट, है ना? इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्पेंडिंग, मनी सप्लाई इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा ना बैंक में रखो, तभी आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, उससे स्पेंडिंग में चेंज आता है, उससे सेविंग डिसीजन में चेंज आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो तुम ज्यादा सेव कर रहे हो, राइट? और तुम स्पेंड कम कर रहे हो। उससे ये रिएक्शन पे हम पहुंचते हैं। तो इट्स लाइक अ लूप बेसिकली। लूप क्या है कि कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, उसके बेसिस पे एक्शन होगा, और एक्शन के बेसिस पे रिएक्शन होगा। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, राइट? ओके, सो कंटिन्यूइंग फर्दर ना, इस बुक में एक एग्जांपल गिवन है। इट्स अबाउट होस्टेज टेकिंग्स एंड नेगोशिएशंस। सो लेट अस आल्सो डिस्कस कि ये क्या है। ओके, सो होस्टेज टेकिंग्स एंड नेगोशिएशन में इट्स बेसिकली एन एनालॉजी, ठीक है? और इस एनालॉजी में ना, what the author is actually trying to say is कि ये एनालॉजी बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है एक चीज, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन इकोनॉमिक्स। वो है क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले दैट आइडिया इज ऑफ क्रेडिबिलिटी, एंड सेकंड कमिटमेंट। ठीक है, अब लेट्स टाई टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सी कि क्या मतलब है इस एग्जाम्पल का, राइट? सो द एग्जाम्पल सेज कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं दैट दे हैव स्टार्टेड दे हैव स्टेटेड अ पॉलिसी कि वो नेगोशिएट नहीं करेंगे विद होस्टेज टेकर्स। आई एम श्योर यू ऑल नो होस्टेज टेकर्स कौन है, जो किसी को भी बंदी बना ले। ठीक है, किसी कंट्री के किसी सिटीजन को दे कैन टेक एज अ होस्टेज। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो नेगोशिएट नहीं करेंगे किसी भी होस्टेज टेकर से। अब इसका मतलब क्या है? दैट दे वांट टू डिस्करेज होस्टेज टेकिंग। ठीक है, दे वांट टू डिस्करेज पीपल कि यार आप किसी को भी ऐसे बंदी मत बनाओ इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? एंड द रीजन फॉर दिस पॉलिसी इज दैट दे वांट टू डेटर, ठीक है, कि होस्टेज टेकिंग गलत काम है भाई। टू मेक इट अनअट्रैक्टिव, वो देव सेड कि यार हम तो नेगोशिएट ही नहीं करेंगे। अब कोई किसी को बंदी क्यों बनाता है? मैं किसी को भी होस्टेज इसलिए बनाऊंगी ना क्योंकि मुझे उसके बदले में पैसे मिलेंगे भाई। पर अगर कोई सरकार बोल रही है कि नहीं, हम तो भाई नेगोशिएट करते ही नहीं है, कोई नेगोशिएट कर ही नहीं रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है कि इसको मारना है तो मार दो, कोई इशू नहीं है, बट हम पैसे भी नहीं देने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट विद यू एट एनी कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, किसी को क्यों इंसेंटिव मिलेगा कि चलो इसको भाई होस्टेज बना लेते हैं, जब उसके बदले में कुछ मिलने ही नहीं वाला है। इट्स लाइक, व्हाई विल यू रॉब अ बैंक व्हेन यू नो दैट यू वोंट गेट एनी मनी? ठीक है, सो सेम लॉजिक गोज हियर। एंड डिस्पाइट दिस स्टेटेड पॉलिसी, मान लो किसी को होस्टेज ले लिया जाता है, तब क्या होगा? ठीक है, अब किसी को होस्टेज ले लिया गया है, ये पॉलिसी वाज एट प्लेस, लेकिन होस्टेज जब किसी को ले लिया गया है, ठीक है, अब तो भाई नेगोशिएट करना पड़ेगा ना। इट वुड बी अ स्मार्ट ऑप्शन टू नेगोशिएट एंड सी, वी हैव टू सेव द पर्सन इवेंचुअली। ठीक है, भले गवर्नमेंट ने बोला था दैट दे वोंट नेगोशिएट, बट इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना, कि किसी की लाइफ है एट स्टेक। ठीक है, उससे सस्ता पड़ेगा मुझे अगर मैं नेगोशिएट करके कुछ पैसे दे दूं उस होस्टेज टेकर को, राइट? क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ इज वे मोर कॉस्टली देन negotiating with someone and giving them the money. So, giving the criminals what they want, for example, money, will cost us less. ठीक है, it will cost us less than risking someone's life. तो negotiating here is a better option कि हम negotiate कर लेते हैं। अब क्या होता है इसके बाद? इसके बाद क्या होता है? नेगोशिएटिंग करने से गवर्नमेंट सोच रही है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम अराइज हो गई है, ठीक है, कि किसी की जान खतरे में है, इस इमीडिएट प्रॉब्लम को तो भाई हम नेगोशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन थिंक दैट यू आर स्मार्ट एंड यू कैन प्रिटेंड। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बोल रही हूँ मैं ये, कि गवर्नमेंट प्रिटेंड कर सकती है दैट वी वोंट नेगोशिएट। ठीक है, यू आर एक्चुअली प्रिटेंडिंग ना, क्योंकि एंड में अगर नेगोशिएट करना ही पड़ रहा है, तो स्टार्टिंग में ये बोल के क्या फायदा हुआ दैट वी डोंट नेगोशिएट? सो basically you were trying to pretend that you won't negotiate, you were trying to scare the criminals, but भाई नहीं हुए वो scare, and now someone
has been taken as a hostage. ठीक है, so you will have to secretly negotiate. ठीक है, तुम negotiate करोगे eventually, being the government. ठीक है, because something bad has already happened. अब क्या करते हो? You were basically trying to be the, fake tough guy, but that strategy didn't work out for you, and that backfired. So the next thing that can be done is that the criminals are expecting a negotiation. ठीक है, and the criminals believe that चाहे कुछ भी हो जाए, they believe, ठीक है, ये belief है उनका, चाहे कुछ भी हो जाए, the government always ends up negotiating. ठीक है, government always ends up negotiating. So उनके पास ये ऑप्शन है कि वो होस्टेज ले सकते हैं. ठीक है, तो ये जो नो नेगोशिएशन वाला जो सरकार ऐसे पर्चा बांट रही है कि भाई नहीं नहीं हम तो नेगोशिएट करते ही नहीं है, ये नो नेगोशिएशन क्लेम तो फॉल्स निकल गया ना एंड में, बिकॉज द क्रिमिनल्स आर गोइंग अहेड एंड टेकिंग होस्टेजेस, राइट? सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन दिस केस, एंड इसी से आता है वो क्रेडिबिलिटी एंड कमिटमेंट का जो चीज है ना दैट आई मेंशन्ड अबव, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू कमिट. ये गवर्नमेंट के लिए है. द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द गवर्नमेंट इज टू कमिट दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस. ठीक है, to avoid further hostage situations altogether, no matter what happen, we are not going to negotiate. ठीक है, तुम अगर बीच में पिघल जाओगे एंड you'll be like नहीं ठीक है लेट्स नेगोशिएट, किसी की लाइफ रिस्क पर है, then the hostage takers will always think of you कि यार ये तो हमेशा बस कहते ही हैं that we are not going to negotiate, but eventually तो हो ही रहा है negotiation. ठीक है, if the government never negotiates, not even once, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कभी नेगोशिएट नहीं करती है नॉट इवन वंस, तो क्रिमिनल्स को रियलाइज हो जाता है. what do they realize? They realize that there is nothing to gain in this situation, कि चाहे कुछ भी हो जाए, this government is not negotiating with us, so basically there is nothing to gain from taking hostages, so they will eventually stop doing it. Do you get my point? So giving up options is sometimes like negotiation. Negotiation is what we, in this case, negotiation was an option that we were giving up. So giving up an option can eventually lead to long term outcomes that are better, राइट? एंड इस केस में बेटर ये है कि तुम परमानेंटली होस्टेज टेकिंग को अनअट्रैक्टिव बना सकते हो, तो इसका लॉन्ग टर्म आउटकम क्या है? अच्छा है, एंड इट विल चेंज पीपल्स बिहेवियर इन एडवांस. इस सिचुएशन में किसका बिहेवियर चेंज हो रहा है? बिहेवियर चेंज हो रहा है हॉस्टेज टेकर्स का, राइट? बिहेवियर चेंजेस. ओके, ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिविजिटेड. यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आई वुड लाइक टू क्लियर आउट इज कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ना रिलेशन कैसा होता है. दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो, बट दोज ऑफ यू हु डोंट, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन. इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन समझ लो. मान लो इन्फ्लेशन ज्यादा है. इन्फ्लेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्राइसेस ज्यादा है. ठीक है, जब प्राइसेस ज्यादा है मतलब डिमांड, ऑफ कोर्स द डिमांड इज हैज टू इंक्रीज. डिमांड इंक्रीज होती है. डिमांड इंक्रीज होने से द फर्म्स नीड मोर वर्कर्स टू वर्क फॉर इट ना, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई है सडनली, एंड टू यू नो कैच अप, मेक श्योर द सप्लाई कैचेस अप विद द डिमांड, फर्म्स विल नीड मोर वर्कर्स. सो ज्यादा हायरिंग होती है जब इन्फ्लेशन होता है. हायरिंग ज्यादा होती है. हायरिंग ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली फॉल्स. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल. तो यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से व्हाट हैपेंड इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स. और अगर उल्टा भी देख के समझना चाहो ना तो सेम है. उसमें क्या है कि जब इन्फ्लेशन कम है, मान लो इन्फ्लेशन कम है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है ही नहीं ज्यादा एंड मनी सप्लाई नहीं है इकोनॉमी में. ठीक है, जब मनी सप्लाई होती है तभी तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है. इन्फ्लेशन कम है तो मनी सप्लाई भी तो कम है ना. मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई होने कम होने की वजह से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, सो दे आर डिमांडिंग लेस. ठीक है, दे आर डिमांडिंग लेस विच लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि firms don't need as many people to work for them क्योंकि डिमांड ही लो है.
तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस. तो दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर कि इस टॉपिक में बेसिकली मेंशन क्या है. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दिस you will have no doubts कि यार क्या लिखा था बुक में, because I get it, the language is quite terse for these readings, but I am here to make sure that you don't face any problems while going through the text. And after watching this video, when you read through the text, you will eventually understand कि क्या mentioned था. ठीक है, तो last we did the hostage taker example, right? And we're going to apply it to inflation and unemployment and see कि क्या होता है. ठीक है, so we are here to again study about expectations and credibility. ठीक है, expectations and credibility के बारे में हम वापस बात करने वाले हैं अभी. Okay, ठीक है, let's start. So the topic starts with an equation, ठीक है, which is important. It is phi is equal to this minus alpha minus this. ठीक है, this is the equation. अब ये equation का मतलब क्या है? Let's break it down in simple terms. सबसे पहले देखो, पाई का मतलब क्या है यहाँ पे? पाई स्टैंड्स फॉर एक्चुअल इन्फ्लेशन. ठीक है, एक्चुअल इन्फ्लेशन. अब मैं सारे वर्ड्स भी एक्सप्लेन करूंगी लास्ट में कि सबका मतलब क्या है, वो हम अलग से भी देखेंगे. अभी बस आई एम जस्ट मेंशनिंग इट ओवर हियर. ठीक है, पाई इज एक्चुअल इन्फ्लेशन, दिस इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये अल्फा देख सकते हो. अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली ये बताता है हाउ स्ट्रांगली how strongly unemployment unemployment affect inflation. अभी we just did this topic ना कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या रिश्ता होता है. जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन भी कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, राइट? तो ये अल्फा ना यही बताता है, ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है. अल्फा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना, उसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट उतने स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे इन्फ्लेशन को. ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया. अब लेट्स कम टू ये यू क्या है. दिस इज एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट. एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल वर्ड से मतलब समझ रहे हो ना, जो अभी प्रिवेल कर रहा है, दैट इज व्हाट एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज. एंड यू कैन सी यहाँ पे मेंशन्ड है विद द पावर एन, व्हिच इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्या होता है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन क्या होता है. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट विल परसिस्ट नो मैटर तुम कितने इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी को लेके चले जाओ. इवन व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम, डिमांड, सप्लाई एंड सारे ऐसे वेरिएबल्स इक्वल है, बट स्टिल जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता है वो होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बिकॉज खुद सोच के देखो, कभी पॉसिबल है कि सब कुछ इक्विलिब्रियम होने के बाद भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं? कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही ना. तो वही कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो यूएन है. ठीक है, अब ये समझ आ गया. एक्चुअल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस अल्फा, जो बेसिकली कोफिशिएंट है, जो बता रहा है कि कैसे, कोफिशिएंट नहीं, आई एम सॉरी, बता रहा है कि कैसे डिपेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन पे. यहाँ पे वी हैव एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब ये टेक्स्ट स्टार्ट कैसे होता है? ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन विच इज आर पाई, दिस डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. ठीक है, दिस एंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यू एंड द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज यू एन. ठीक है, सो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% इन्फ्लेशन होने वाला है, ठीक है, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5% इन्फ्लेशन होने वाला है, तो ये तो पाई ई की वैल्यू है 5%. ठीक है, क्योंकि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5% इन्फ्लेशन होने वाला है, सो दे विल डिमांड कि यार जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जितने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है, तो 5% मेरे को हायर वेजेस दो, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना. इन्फ्लेशन बढ़ने से जो मेरे को सैलरी मान लो आज मिल रही है, बट मुझे पता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5% है, तो उसके बेसिस से पे ही मुझे अपनी वेजेस एडजस्ट करके मिलनी चाहिए कि हाँ, अगर 5% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो उस महंगाई से कोप अप करने के लिए मेरा वेज भी 5% से बढ़ गया है, तो मुझे इवेंचुअली कोई नुकसान नहीं है. एंड ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ठीक है, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर आउटकम. आउटकम मतलब कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है इवेंचुअली. ठीक है, तो जो ये कोफिशिएंट है अल्फा, ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या बताता है? अभी वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि ये इफेक्ट बताता है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इन्फ्लेशन.
ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है। चलो लेट्स सी, और यहाँ पे मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अल्फा के बेसिस पे वी आर स्टडीइंग दिस, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इट्स हायर, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है देन नॉर्मल। इसका क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट हायर देन नॉर्मल, मतलब वी डिड दिस एंड वी डिड दिस, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हायर देन नॉर्मल का मतलब है ये है सिनेरियो, नॉर्मल इतना होना चाहिए लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उससे ज्यादा है अभी जो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन विल गो डाउन, ठीक है, इन्फ्लेशन विल गो डाउन। अब तुम सोचोगे कि भाई कैसे, लॉजिक, लॉजिक ये है दोस्त कि इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये था ना, इक्वेशन ये था। अब एक बात बताओ, जब ये चीज जो है, दिस वैल्यू इज मोर मतलब मच ग्रेटर, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, तो ये पूरा टर्म तो पॉजिटिव रहने वाला है ना भाई, ये टर्म पॉजिटिव रहेगा ना क्योंकि ये बड़ा है। जब ये बड़ा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव रहने वाला है, मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन देखो, ये वाला पूरा चीज जब ये बड़ा है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा पार्ट बड़ा हो जाएगा। तुम किसी भी चीज में कुछ बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इवेंचुअल चीज तो रिड्यूस होने वाली है ना। कुछ समझ आया? आई ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, देखो, यू वॉज ग्रेटर देन यूएन, मतलब एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हायर है देन नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट शुड बी देयर बट नहीं है। तो ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं ये यू मान लेते हैं 5 है, ठीक है, एंड यू एन मान लेते हैं 3 है। सो यहाँ पे ये चीज 2 हो गया, ठीक है। 2 होने से क्या होता है कि हमने सब्ट्रैक्ट किया है, आई होप इतना समझ आ रहा होगा, जब सब्ट्रैक्टेड तो ये 2% हो गया। जब ये 2% हो गया, अल्फा मान लो 0.5 है, तो 0.5 से तुम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मैथ कर देती हूँ मैं, ये 5 होगा, ये 1 हो गया, तो ये पूरी चीज 1 हो गई, इससे मैं 1 माइनस कर रही हूँ। तो इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है ना कि एक्सपेक्टेड से कुछ भी तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, पाई यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, तो ये चीज विल इवेंचुअली फॉल, राइट। इसमें रिडक्शन आएगा ना चाहे मैं कुछ भी माइनस करूँ। और वही लॉजिक है कि ये चीज जितनी बड़ी होगी, मान लो अभी ये और वैल्यू में बड़ा होता ना, तो ये चीज जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट वुड हैव रिड्यूस। तो बेसिकली कहने का मतलब है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन विल गो डाउन, ठीक है, वेल अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर देन नॉर्मल, ठीक है। सो दिस वाज वन पॉइंट। लेट मी ऑल्सो गिव यू अ लॉजिक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हुआ। सो बेसिकली देखो, जब अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट वाज हाई, सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के हाई होने से क्या हुआ कि यार जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड, ठीक है, जॉब्स ही नहीं मिलेंगी मुझे, जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड, तभी तो एक रीजन है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड। तो जब जॉब हार्ड टू फाइंड है भाई, तो वर्कर क्या ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करेगा क्या, या वर्कर्स क्या बोलेंगे कि भाई और बढ़ा दो वेज, उनको पता है कि जॉब तो मिलनी थी मुश्किल से, जहाँ मिली है वो तो कर ले, तो वर्कर्स डोंट डिमांड बिग पे हाइक्स, उनका ऐसा कुछ डिमांड है नहीं कि ज्यादा बढ़ा दो। तो वेजेस को कैसे फर्क पड़ रहा है, वेजेस आर राइजिंग स्लोली, ठीक है, वो अपने लेवल से राइज होंगे, फर्म्स की मर्जी पे राइज होंगे, तो प्राइसेस आर गोइंग टू स्टे लो, क्योंकि यार वेजेस रैपिडली नहीं राइज हो रहे ना, वेज अपने लेवल पे राइज होंगे। जब वर्कर्स डिमांड कर देते थे अचानक से कि यार एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो ऐसा ऐसा है, तो बढ़ा दो वेजेस, तो समझ आता था कि मनी सप्लाई अचानक से बढ़ गई, प्राइस हाई हो गया। यहाँ पे जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड सबसे पहले तो, एंड व्हेन जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड वर्कर्स आर डोंट डिमांड कि यार ज्यादा हमारा पे बढ़ाओ, वेजेस स्लोली राइज हो रहे हैं, तो प्राइस प्राइस से स्टेज लो, ठीक है। बट व्हाट इफ जॉब्स आर इजी टू फाइंड, अभी अगर जॉब्स आर इजी टू फाइंड तो क्या होगा यार, वर्कर्स विल से कि यार जॉब्स का तो ऐसे भरमार पड़ा हुआ है, ठीक है, उनके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर। सो व्हाट वर्कर्स विल डू इज दे विल आस्क फॉर मोर पे, कि यार पे बढ़ाओ क्योंकि जॉब की तो कमी है नहीं, आप नहीं देंगे कोई और दे देगा, दे विल आस्क फॉर मोर पे। उससे क्या होगा, फर्म्स हैव टू भाई रेज देयर प्राइसेस, कि हाँ ठीक है, फर्म्स तो प्राइसेस क्यों रेज कर रही, क्योंकि भाई फर्म्स आर रेजिंग देयर सैलरी, फर्म्स का तो कॉस्ट जाता है ना सैलरी में, फर्म्स के लिए क्या वर्कर को देने के लिए पैसे कहाँ उग रहे हैं, पेड़ पे तो नहीं उग रहे,
मैं अपने पॉकेट से सैलरी दे रही हूँ मेरे वर्कर्स को, उसका असर तो मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस पे दिखेगा ना, क्योंकि मुझे एडजस्ट करना है, ये एक कॉस्ट है ना मेरे लिए, एज अ फर्म दिस इज अ कॉस्ट टू मी। और वो कॉस्ट मैं कहाँ एडजस्ट करूंगी? अपने गुड्स में एडजस्ट करूंगी। अपने गुड्स में एडजस्ट करूंगी तो फर्म्स विल रेज प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट्स, एंड प्राइसेस रेज करने से क्या होगा? इन्फ्लेशन विल गो अप। तो अभी लॉजिक समझ आ गया कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है एंड जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड, सो प्राइसेस डू स्टे लो, और उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी लो होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन लो होता है। एंड व्हेन जॉब्स आर easy to find, workers are asking for more pay, firms will raise their prices and inflation will increase। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। सपोजिटली, ठीक है, मान लो फेड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फेड, जैसे इंडिया में आरबीआई है, फेड इज फॉर यूएस। ठीक है, तो फेड अनाउंस करता है कि हम एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा इन्फ्लेशन जो है ना वो जीरो होगा। इज दिस इज व्हाट द फेड डिसाइड्स, दैट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में देयर इज गोइंग टू बी जीरो इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्राइसेस नहीं बढ़ने वाले। नो राइज, राइज इन प्राइसेस नहीं, देयर इज गोइंग टू बी नो राइज इन प्राइसेस। ठीक है, अब ऑन दिस assumption that people have believed कि अनाउंसमेंट जो है, ठीक है, जिस बाई दिस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये जीरो होने वाला है। इज दिस इज व्हाट पीपल हैव बिलीव्ड। ठीक, क्योंकि फेड ने अनाउंस कर दिया, तो वेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनेंगे ना, वेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मान लो मैं एक वर्कर हूँ, मुझे किसी फर्म ने हायर किया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया, उसमें सब मेंशन है ना कि क्या क्या है। तो वेज कॉन्ट्रैक्ट में भी जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो जीरो है, तो सैलरी हाइक उस हिसाब से होगी नहीं, क्योंकि लोगों ने फेड का प्रॉमिस ट्रस्ट कर लिया, दे एक्सपेक्ट कि हाँ जीरो इन्फ्लेशन ही होने वाला है। तो जब मैं साइन कर रही हूँ वेज कॉन्ट्रैक्ट, तो आई वोंट आस्क कि आप मेरा टू जस्ट कीप अप विद द प्राइसेस, आप बढ़ा दो मेरी सैलरी। ठीक है, I just mention it here, to keep up with the prices, no one is asking to increase their salary। अब क्या होता है, ये इक्वेशन हमने देखा था, मैं इसको वापस यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ये हमने देखा था ना अभी। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट इन करें, वैल्यूज पुट इन करने पे क्या होगा? पाई ई तो क्या है? जीरो है, क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। तो व्हेन वी पुट जीरो हियर, ये क्या बन जाता है इवेंचुअली? दिस बिकम्स minus alpha u minus un। This is what it becomes। ये इक्वेशन मेरे पास बन के आया, राइट? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, इसके तीन सिनेरियोज लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज टू डिस्कस दिस फर्दर। इसके तीन सिनेरियोज लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं, जब इफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है मेरा, इज इक्वल टू द नेचुरल रेट, तो u इज बेसिकली इक्वल टू यू एन। इसमें क्या होगा? अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो होने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, राइट? तो पाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। पाई की वैल्यू जीरो होने का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है ना भाई, एक्चुअल इन्फ्लेशन वो भी जीरो है। एक्चुअल इन्फ्लेशन जीरो है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी जीरो था, एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन भी जीरो है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, जब यू और यू एन इक्वल होते हैं। ठीक है, सेकंड सिनेरियो लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट। अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट, मतलब क्या है इसका? ये कम है इससे। अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट मतलब हमने मैनेज कर लिया है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी नीचे हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जा सकते हैं। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? ये चीज में देखो, यहाँ पे पुट करके देखो, ये जो है ना इक्वेशन, यहाँ पे पुट करके देखो, जब ये वैल्यू में ये बड़ा हो गया, तो नेगेटिव वाला जो नंबर है वो बड़ा हो गया, तो ये पूरी चीज, ये पूरा टर्म तो नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पाई क्या होने वाला है? ग्रेटर देन जीरो होने वाला है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है कि इन्फ्लेशन आने वाला है। इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन विल इवेंचुअली हैपन, क्योंकि यूएन जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उससे नीचे है मेरा एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वी हैव मैनेज टू ब्रिंग इट डाउन। ठीक है, तो ये टर्म तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन वाला वैल्यू बढ़ा है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, एंड पाई इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड थर्ड तुम समझ ही गए होगे अब,
बाय नाउ कि थर्ड में क्या होगा भाई। थर्ड में ये होगा कि जो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज अबव द नेचुरल रेट। जब अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट से ज्यादा होता है तो क्या होने वाला है इस केस में। यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखो। यहाँ पे देखो क्या है कि ये बड़ा है, ये बड़ा, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इज, और ये जीरो है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, वी शुड नॉट मेंशन इट हियर ना, लेट्स रिमूव इट। नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये तो भाई टोटल चीज नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेशन नहीं है, दिस इज अ सिचुएशन फॉर डिफ्लेशन। यू अंडरस्टैंड, ये डिफ्लेशन का सिचुएशन आ गया यार, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम, इन्फ्लेशन इज लेस देन जीरो, इन्फ्लेशन नेगेटिव है, तभी उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो हमने तीन सिनारियो डिस्कस किए। सबसे पहले जब यू और यू एन इक्वल होंगे, हमको पता था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो जीरो है ही, यहाँ पे साथ साथ एक्चुअल इन्फ्लेशन भी जीरो आ जाता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, देन वी हैव पॉजिटिव इन्फ्लेशन। पॉजिटिव इन्फ्लेशन ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है, सुपरफ्लू है, सही है, बट इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, एंड जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो डिफ्लेशन हो रहा है। वी विल डिस्कस इट इवन फर्दर इन डिटेल।